कैसे हो? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ क्लास शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है कम्युनिज्म। आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में या फिर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक में, कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी। ठीक है। और इस वर्ड को हिंदी में साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। ये है क्या? आप पूरी प्रिपरेशन के बाद भी इस वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज हो सकते हो। तो आज की जो क्लास है इसी वर्ड को की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के ऊपर बेस्ड है। ये क्या सिस्टम है, क्या कम्युनिज्म होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या ये व्यवस्था संसार में आज भी लागू करी जा सकती है, या फिर ये जो इसको हम फ्यूचर का एक सिस्टम बोल सकते हैं, या फिर फ्यूचर में कम्युनिज्म नाम की ये जो व्यवस्था आज यदा कदा किसी किसी देश में देखने को मिलती है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, या फिर ये और जो दूसरे देश हैं वहां तक भी फैलेगी। इस विचारधारा में सारी चीजें छुपी हैं। इसका किस हिसाब से डेवलपमेंट होगा, ये व्यवस्था कहाँ से बनी थी, ये सारी चीज़ हम इस क्लास में देखेंगे। यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है ये भी यहाँ से देखेंगे। कम्युनिज्म एक व्यवस्था है, ठीक है। कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद। अगर इसके हिंदी रूपांतरण की हम बात करें, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम सभी को एक जैसा मानते हैं, एक समान मानते हैं। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है समतावादी समाज। समतावादी समाज का मतलब है कि सब लोग एक जैसे हैं, एक समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है, ना किसी जाति के आधार पे, ना रिलीजन के आधार पे, ना किसी रेस के आधार पे, ना प्रॉपर्टी के आधार पे। ठीक है, सब लगभग एक जैसे हैं। इगैलिटेरियन सोसाइटी। आप एक बार कम्युनिज्म को समझना ये है क्या। ये सारी ये विचारधारा है, इसको अगर तुम जोड़ दोगे तो ये मान लो वो कम्युनिज्म बन गया। ठीक है, इसमें सभी को एक जैसा माना जाएगा, उनके बीच में किसी भी आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। गवर्नमेंट या स्टेटलेस सोसाइटी, कोई राज्य नहीं होगा। इस विचारधारा के अनुसार जो स्टेट है वो सिर्फ अमीरों के लिए है। वो एक स्टेट या गवर्नमेंट गरीबों के शोषण का एक माध्यम है, एक्सप्लॉयटेशन का मीन्स है ये गरीबों के। जहां भी स्टेट या गवर्नमेंट होगा तो वहां पे कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर होगी और एक बड़े वर्ग के पास पावर नहीं होगी, तो स्टेटलेस या गवर्नमेंटलेस सोसाइटी होगी। ठीक है। मनी क्लासलेस सोसाइटी, कोई पैसा नहीं होगा। मनीलेस सोसाइटी का मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल उनके पास रिसोर्स नहीं होंगे, इसका मतलब ये है मनी के बेस पर लोगों में डिवीजन नहीं होगा, सारी की सारी प्रॉपर्टी सबकी होगी। ठीक है, ना कोई क्लास होगी, कोई रिलीजन नहीं होगा, कोई जाति नहीं होगी, कोई रेस नहीं होगी। ध्यान से समझना भाई ये कम्युनिज्म आइडियोलॉजी बोलती क्या है, ये क्या कहना चाहती। फिर थ्योरी में अगर तुम देखोगे तो बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट इसको देखा जाएगा। ठीक है, जब प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो वहां पे अगर हम इसी विचारधारा के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो असली समस्या तो वहां पता चलेगी। देखो थ्योरी में कुछ भी चीज बोलना वो आसान हो सकता है, अगर उसको हम इस समाज में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो एक मनी क्लासलेस सोसाइटी होगी। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग या ऑल रिसोर्सेज। इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जितने भी रिसोर्स हैं उस देश में, जहां भी ये कम्युनिज्म व्यवस्था होगी, किसी देश में किसी क्षेत्र में जहां भी कम्युनिज्म सिस्टम है,
वहां के सारे रिसोर्सेज सब में लगभग बराबर बांटे जाएंगे। ठीक है, सब एक जैसे जब बराबर हो गए सब, ठीक है। नो इनहेरिटेड रिसोर्सेज, अब क्या है, अब मान लिया तुम्हारे पिताजी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, उनके बाद वो प्रॉपर्टी तुम्हें इनहेरिटेंस में मिल जाएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे बच्चों को। यहां पे क्या है, नो इनहेरिटेड रिसोर्सेज, ऊपर से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो तुम्हारी संपत्ति है वो सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारे बाद वो किसी की नहीं, वो देश की है, वो सब में डिवाइड हो जाएगी फिर से। ठीक है, पूरा का पूरा देश या पूरा का पूरा एरिया जहां भी ये व्यवस्था काम करती है वहां पे कोई भी इनहेरिटेड रिसोर्सेज नहीं होगा। एवरीवन ओन्स एवरीथिंग, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का मालिक होगा। देश के अंदर जो भी है वो सब का होगा। इस बात को समझ रहे हो, एवरीवन ओन्स एवरीथिंग, सभी चीजों के मालिक होंगे। कोई ये नहीं होगा भी ये पर्टिकुलर आदमी, ठीक है, इस चीज का मालिक है। कोई भी रिसोर्स है उसके मालिक सब हैं, सब उसको क्या करेंगे, अपने जो उसका प्रयोग होगा उसको करेंगे। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब एवरीवन ओन्स एवरीथिंग है, इसका मतलब क्या, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं। सारी की सारी प्रॉपर्टी, जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, वो सबकी है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। नो मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस। नो मास प्रोडक्शन का मतलब एक व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। जैसे आज क्या होता है, कोई भी बड़ी कंपनी का नाम देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी, मान के चलो भाई अमूल है, ये दूध बेचने वाली कंपनी है, बट ये क्या करती है, मास प्रोडक्शन। मतलब जब एक कंपनी या एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपने रिसोर्सेज से बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करता है, उसको बोला जाता है मास प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन बाय मासेस का मतलब होता है जब बहुत सारे आदमी मिलके बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ इसका मतलब भी यही है कि भाई किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट रिसोर्सेज नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां देखो नो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। अब ये देखो यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। इसका मतलब समझना भाई, कम्युनिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति वो काम करेगा जो उसके पास एबिलिटी है, फिर उसको मिलेगा क्या, जो उसकी नीड है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। सबकी एबिलिटी के अनुसार उनको काम दिया जाएगा। कोई टीचर है तो पढ़ाएगा, कोई भाई मजदूर है तो मजदूरी करेगा, किसी को कपड़े सीने आते तो कपड़े सिएगा, किसी को और जो भी काम आता जिसमें भी उसकी एबिलिटी है वो वही काम करेगा। और उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, जो उसकी जरूरत है। मान के चलो 5 लोगों का परिवार है और 10,000 रुपये मान के चलो भाई, आप उसमें 10,000 रुपये का आपका खर्चा है, तो उस व्यक्ति को उसके काम के बदले 10,000 रुपये मिलेंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मतलब किसी भी पद पे हो, कोई भी वो काम करता हो। अगर एक वर्कर है, सिर्फ सिंपल मजदूर लेबर, उसका बड़ा परिवार है, तो हो सकता है उसको लेबर करने के 50,000 रुपये मिले। आप बड़े टैलेंटेड हो, आप में काफ़ी टैलेंट है, बट आपकी ज़रूरतें कम है, तो हो सकता है आपको काफ़ी कम सैलरी मिले। एबिलिटी के अनुसार काम होगा, ज़रूरत के अनुसार दाम होगा। ये है कम्युनिज्म सिस्टम। कम्युनिज्म एक ऐसी व्यवस्था है। अब ये मान के चलो क्या ऐसी व्यवस्था प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या कभी किसी भी देश में ये व्यवस्था रही है? हम इस विषय पे भी देखेंगे। शुरुआत में हमने सिर्फ कम्युनिज्म की एक डेफिनेशन की बात करी। अभी कम्युनिज्म होता क्या है? कम्युनिज्म का मतलब है जब लोगों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता, सारे के सारे रिसोर्स सबके हैं। आपने जैसे मान के चलो आपको किसी रिसोर्स का काम है, आपने उसका काम कर लिया, फिर से रिसोर्स को दूसरों को, कम्युनिटी को सौंप दिया। ठीक है, इस प्रकार का ये व्यवस्था है कम्युनिज्म।
पता चल गया अभी कैरेक्टरिस्टिक्स का। इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी, समतावादी समाज है, कोई स्टेट नहीं है, कोई राज्य नहीं है, कोई मनी क्लास लेस सोसाइटी होगी, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग या ऑल रिसोर्सेज होगा, नो इनहेरिटेड रिसोर्स, एवरीवन ओन्स एवरीथिंग, नो मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मास, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। तो अगर हम ये देखें भाई, ये सारी की सारी व्यवस्था, इसके इतिहास की बात करेंगे कि क्या किसी समय, क्या इतिहास में कोई ऐसा कालखंड मौजूद रहा है जब ये व्यवस्था एज इट इज लागू रही हो। सबसे पहली बात, क्योंकि जब कोई व्यवस्था को हम लागू नहीं कर सकते तो उस व्यवस्था का अपने आप में कोई औचित्य नहीं रहता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे ध्यान देंगे भाई। ये देखो, ये इसी का है, मनी लेस सोसाइटी, क्लास लेस सोसाइटी। ये सिर्फ डायग्राम है इसको शो करने के लिए। नो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, देखो ये जैसे ये पिक्चर है, इसमें से ये दे रहा है अपने बच्चों को कि भाई होता है ना ऐसा, देखो ये कैसी बना रखी है, देखो ठीक है, अपने बच्चों को इनहेरिटेंस में क्या दे रहा है, जो इसने कमाया है। बट कम्युनिज्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। यहाँ पे इगैलिटेरियन सोसाइटी का ये बस ऐसे ही, मतलब आपको शो करने के लिए, दिखाने के लिए ये बता रखा है सिंपली। इसको हमने कंप्लीट, जो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स में सारी चीजें हमने कर ली। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें भाई। गांधी जी ने बोला था कि नो मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस। ये है मास प्रोडक्शन, जब एक जगह पे बहुत सारा प्रोडक्शन होता है तो इसका इंडिविजुअल कोई मालिक होता है नॉर्मली। ऐसा ना हो के लोग अलग अलग काम करें, सबके पास लगभग बराबर रिसोर्सेज हों, सब मिल के अपनी एबिलिटी के अनुसार काम करें और सबको जो उनकी जरूरत है उसके अनुसार उनको पैसे मिले। ठीक है, ये है इगैलिटेरियन। अब यहां देखें, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद का इतिहास। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो पूरे इतिहास में ये माना जाता, जो प्रिमिटिव कम्युनिटी थी ना, जब शुरुआत में आदि मानव था, उस समय शायद ऐसा होता होगा, क्योंकि उस समय तक कोई स्टेट, कोई कम्युनिटी, कोई गांव ऐसे नहीं बने थे। लोग ग्रुपों में रहते थे, साथ मिलके शिकार करना, फिर उस शिकार को सब में बांट देना। जब एक स्टेबिलिटी आई लाइफ में, एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, स्टेबल रहना शुरू करते हैं एक जगह पे लोग, उनके परिवार बनते हैं, फिर कम्युनिटी बनती है, उसमें से कोई पावरफुल हो जाता है, तो ये कम्युनिज्म की जो व्यवस्था है ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका पतन होगा। जितनी ज्यादा लोग होंगे, जो जितनी बड़ी पॉपुलेशन का देश है, वहां पे इस ऐसी व्यवस्था को, पूरे जो ये व्यवस्था है रियल मीन्स में उसको इम्प्लीमेंट करना अपने आप में इम्पॉसिबल है। बट अगर हम इतिहास की बात करें तो ये समय ऐसा शायद रहा हो जब आदि मानव थे। आदि मानव क्या करते थे, मिलके, ठीक है ये थोड़ा दिख रहा है भाई, वैसे ही शो करने के लिए है। आदि मानव क्या करते थे, मिलके ग्रुप में शिकार करते, फिर उस शिकार को आपस में बांट लेते, क्योंकि उस समय स्टेबल लाइफ नहीं थी, उनको नहीं पता था कि भी कैसे हमें बचना है। उनका सिर्फ एक काम था, जानवरों की तरह। जैसे आज भी अगर हम जानवरों में देखें, जो फॉरेस्ट में जंगली जानवर हैं, अगर वो किसी ग्रुप में है, जो ग्रुप में रहने वाले जानवर हैं, वो क्या करते हैं, शिकार मिलके करा और उसको साथ में बांट के खा लिया। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था है कम्युनिज्म। क्या आज के दिन आप अपने परिवार में इसको लागू कर सकते हो? अपने घर में कैसा हो सकता है एक घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य बराबर हो? क्या ऐसा हो सकता है कि भाई कोई भी व्यक्ति टैलेंट के अनुसार उसको काम करने को मिले और उसकी जरूरत के अनुसार उसको सैलरी मिले? तो भाई मैं जैसे मान लिया मैं अकेला हूं, तो मेरा तो 5,000 में काम चल गया, और उस 5,000 के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ी, कितना सारा सिस्टम, ये सारी चीजें करो, पूरे दिन मेहनत करो। तो आज उस व्यवस्था को
जो ये प्रॉपर जो डेफिनेशन में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं उसके जैसा लागू करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद की बात करें भाई, हिस्ट्री में ये कुछ ऐसा समय रहा होगा जब कहीं ना कहीं कम्युनिज्म सिस्टम रहा होगा, और इनको पता भी नहीं थे हम कम्युनिज्म वाले हैं कि भाई हमने हमारे यहाँ कम्युनिज्म बेस्ड सिस्टम चल रहा है। ये तो हमने बाद में इसको नाम दिया है, ये कम्युनिज्म व्यवस्था रही होगी। अब देखें ध्यान से, उसके बाद क्या होता है, इसको पहचानते हो ये कौन है? यह कार्ल मार्क्स। अगर हम कम्युनिज्म सिस्टम, इसको फादर ऑफ कम्युनिज्म बोला जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। जर्मन फिलोसफर थे, जर्मनी के दार्शनिक थे। इन्होंने बाकी हर सब्जेक्ट पे कुछ न कुछ लिखा है, कुछ न कुछ बोला है। मोस्ट वर्सेटाइल पर्सनैलिटीज जो पैदा हुई हैं संसार में, उनमें से कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। इन्होंने कम्युनिज्म सिस्टम पे खुल के बात करी। इन्होंने बोला कि जो धर्म है वो एक अफीम की तरह है, ये लोगों को डिवाइड करने का एक माध्यम है। जो भी सरकार है, जो भी ये कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो सारा का सारा क्या है, गरीबों को, मजदूरों का शोषण करने का एक माध्यम है। इन्होंने बोला कि सारे संसार के गरीबों मजदूरों एक हो जाओ और इस सारी व्यवस्था को समाप्त करो, सारी सरकारों को समाप्त करो, और आप प्रोटेस्ट करो और अपना शासन, अपने शासन का मतलब है सबका शासन, इस पे कायम करो। जब तक ये सरकार रहेंगी, जब तक ये क्लास रहेगी देशों में, जब तक अमीर और गरीब रहेंगे, तब तक शोषण होता रहेगा। इनके अनुसार संसार में दो गुटों में डिवाइड है, एक तो शोषण करता है, एक जिनका शोषण होता है। जो शोषण करता वर्ग है वो बड़ा छोटा है और उसने शोषण करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बना रखी हैं। ये पूंजीवाद ऐसी ही एक व्यवस्था है। पूंजीवाद को भी हम किसी क्लास में बड़े डिटेल में समझेंगे भी पूंजीवाद होता क्या है। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में समझे, पूंजीवाद का मतलब होता है कि भाई आप पैसे, वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होगा। जैसे आज अगर हम संसार में बात करें तो पूंजीवाद का बोलबाला है एलन मस्क, ठीक है, हो सकता बहुत सारे देशों के टोटल धन से भी ज्यादा उसके अकेले के पास धन हो। ये होता पूंजीवाद, जब एक व्यक्ति के पास कितना भी पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी होंगी। कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता। कम्युनिज्म में एक व्यक्ति अपने जरूरत के अनुसार ही चीजों को कमा सकता है। ठीक है, तो जर्मन फिलोसफर थे, इनको साम्यवाद के फादर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848। उसमें इन्होंने डिटेल में इस विषय पे बात करी कम्युनिज्म के ऊपर। ठीक है, चले भाई आगे, थोड़ा समझ में आया है? इसकी विचारधारा को लेके नॉर्मली रूस में, चाइना में, ये कम्युनिस्ट कंट्री आज भी माने जाते हैं संसार में। और यहाँ पे कम्युनिस्ट, जो कम्युनिज्म है, जितना भी टोटल तो नहीं, वैसा तो पॉसिबल है ही नहीं जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखी थी, बट इन देशों में, यूएसएसआर में, रूस में और फिर बाद में चाइना में, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का आज भी एग्जिस्टेंस है। वो देखेंगे कैसे। अब यहाँ पे चलो देखो, ये तीन व्यक्ति, ये है व्लादिमीर लेनिन, ये है स्टालिन, और ये है माओ। ये जो दो व्यक्ति हैं लेनिन और स्टालिन, ये यूएसएसआर से संबंधित है, और माओ कहां से है? चीन से। 1917 में से लेकर 1924 तक रूस में क्रांति रही, रशियन रिवॉल्यूशन। ये कम्युनिस्ट कंट्री थी। इन्होंने साम्यवादी क्रांति करी। इन्होंने क्या बोला कि भाई हम साम्यवाद को लेकर आएंगे। जब इन्होंने ऐसे वादे रखे लोगों के पास
लेनिन थे, लेनिन के बाद फिर स्टालिन का राज रहा यूएसएसआर में, और माओ का चीन में। माओ की लीडरशिप में चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई, और 1949 में जो चीन एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उभरा, और 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई लेनिन के नेतृत्व में, फिर इसको आगे बढ़ाया स्टालिन ने। ठीक है, अब कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी थी, यहां कार्ल मार्क्स भी इस बात पे चुप है कि भाई व्यवस्था को देखेगा कौन, कोई तो ऐसा हो जो ये देखे कि भाई हाँ सिस्टम सही से लागू है या नहीं है, बट वो इस बारे में मौन है कि भी कौन हो, किसको पावर हो, कैसे वो व्यवस्था बने। तो इन लोगों ने उस विचारधारा को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए क्रांति करी, और यूएसएसआर में इसका शासन आ गया भाई। अब इसने क्या करा, ये बन गया हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने एक पार्टी बना ली, वन पार्टी सिस्टम, कि भाई एक पार्टी का राज रहेगा, कम्युनिस्ट व्यवस्था होगी, सबके ऊपर सरकार का कंट्रोल होगा। अब यहां पे देखो, जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, कम्युनिज्म है, उसमें इस बारे में ज्यादा डिटेल में वो यहां पे मौन है कि भी व्यवस्था कैसे लागू, सरकार कैसे चले। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें तो कई पार्टी हैं, जैसे भारत की बात करें हम, यहां एक पार्टी है। अब ये सारी की सारी जो कम्युनिस्ट आधारित जो विशेषताएं हैं वो लागू करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो वन पार्टी सिस्टम इन्होंने यहां भी, चाइना में भी और रूस में वन पार्टी सिस्टम को डेवलप करा। वन पार्टी सिस्टम, ठीक है, एक ही इनकी पार्टी रहेगी, कोई चुनाव नहीं या नाम मात्र के चुनाव होंगे, हमेशा इनका शासन रहना है। और ये कम्युनिस्ट जो विशेषताएं हैं अपने देश में लागू करेंगे, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई कैपिटलिज्म नहीं होगा, सबके ऊपर सरकार का कंट्रोल होगा। ठीक है, तो हम जो कम्युनिज्म का प्रैक्टिकल रूप इन्होंने इंप्लीमेंट करा वो था वन पार्टी सिस्टम। अब हम थोड़ा सा वन पार्टी सिस्टम को और देखें कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है। 12th क्लास में हो सकता तुमने पढ़ा भी हो। वन पार्टी सिस्टम का मतलब वही है जो उस टाइम पे तुमने पढ़ा था कि स्टेट ओन्स एवरीथिंग। अगर हम थ्योरी की बात करें तो वहां क्या लिख रखा था, एवरीवन ओन्स एवरीथिंग। यहां पे क्या होगा, देश है, जो देश का मतलब स्टेट या स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसका होगा सारा का सारा हक। अब इसका फायदा क्या है, अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहां भी इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात हो जाएगी। भाई ये भी कोशिश करेंगे, सोसाइटी बनाने की कोशिश होगी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी क्योंकि सब का सब क्या होगा, सरकार के हाथ में होगा। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम का और क्या फायदा हो सकता है, इजी लॉ मेकिंग, कोई भी कानून बनाना आसानी से बन सकता है, एक ही पार्टी है उसको हराया नहीं जा सकता। भारत की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे डिसीजन लेना इतना आसान थोड़ा है, कोई भी कानून बनाना, हमें क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट में मेजोरिटी होनी चाहिए। अब क्या है, यहाँ पे एक ही पार्टी है, चुनाव नाम मात्र के यहाँ है ही नहीं, या फिर यही पार्टी से चुनाव लड़ सकते हो आप, ये पार्टी ही जीतनी है, हमेशा इसी पार्टी का राज रहेगा। तो इजी लॉ मेकिंग है और इजी डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, कोई भी कानून बनाना, कोई भी निर्णय लेना आसान होगा वन पार्टी सिस्टम में। हमेशा आप इंप्लीमेंट करना है किसी भी कानून को, मान के चलो अगर भारत की बात करें, कुछ दिन पहले भारत सरकार ने 3 कृषि कानूनों को इंप्लीमेंट करने के, उनको पार्लियामेंट में पास करवाया और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, पर लोगों के दबाव में आके वो कृषि कानून हमने वापस लिए। अगर वन पार्टी सिस्टम होता तो लोगों का एक तो दबाव ही नहीं होना था, अगर दबाव होता भी सरकार उस दबाव को
जैसे तैसे करके उसको समाप्त कर देती। वहां सरकार ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसको हटाया नहीं जा सकता। अपने देश में डेमोक्रेसी में और इसमें क्या फर्क है वन पार्टी सिस्टम में? डेमोक्रेसी में अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जो लोग पसंद नहीं करते तो आपको सत्ता में रहने का फिर कोई हक नहीं है। यहाँ पे सरकार इतनी पावरफुल है, लोगों के पास उस आधार पे अधिकार शक्तियां नहीं है, क्योंकि जब इस पार्टी को हराया नहीं जा सकता तो फिर क्या है। ठीक है, तो ये है भाई स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट या गवर्नमेंट ओन्स एवरीथिंग, इगैलिटेरियन सोसाइटी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इजी लॉ मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक ही पार्टी का रूल होगा, लोगों के पास जब एक पार्टी का होगा तो लोगों के पास क्या होगा? अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें, यहां पे है वीकनेस ऑफ वन पार्टी सिस्टम, नो या लेस राइट्स, लेस राइट्स टू द पीपल। जब सरकार, देखिए पावर अगर लोगों को दोगे तो सरकार की पावर कम होगी, सरकार ज्यादा पावरफुल है तो लोग कम पावरफुल होंगे। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सरकार को आप ज्यादा पावर दे रहे हो तो लोगों के अधिकारों में कमी लेकर आनी पड़ेगी। अगर लोगों को पावर दी गई, जैसे भारत में है, लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं और कोई भी गवर्नमेंट नॉर्मल सिचुएशन में इन फंडामेंटल राइट्स को सरपास नहीं कर सकती, इनको वायलेट नहीं कर सकती। बट अगर वन पार्टी सिस्टम की बात करें तो वहां लोगों के पास क्या है? कम अधिकार है या बिल्कुल अधिकार नहीं है। दूसरा, ऐसी स्थिति में ये जो गवर्नमेंट है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट ऑथोरिटी मनमाने डिसीजन लेंगे। ऑथोरिटी सारी की सारी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो करप्ट हो जाएंगे, करप्शन होगा। ठीक है, यहां पे जैसे मैंने बताया डिक्टेटरशिप होगी। वन पार्टी सिस्टम तो डिक्टेटरशिप होगी। लेनिन भी डिक्टेटर थे, माओ भी डिक्टेटर थे। डिक्टेटर का मतलब होता है, इसको भी हम एक क्लास में डिटेल में देखेंगे भी डिक्टेटरशिप में क्या क्या होता है। नॉर्मली ये मान के चलो जब पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो, जब एक व्यक्ति के हाथ में सबसे ज्यादा पावर हो तो वो होती है डिक्टेटरशिप। ठीक है, जब एक पार्टी सिस्टम है और उस पार्टी में भी जो सबसे ऊपर है, जैसे लेनिन था, स्टालिन था, या चाइना में माओ था, इनके पास सबसे ज्यादा पावर है तो डिक्टेटरशिप होगी। ठीक है, जो लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशन है उनको दबाया जाएगा, सप्रेस्ड। ठीक है, लोगों के पास कोई पॉलिटिकल अधिकार नहीं होंगे। भाई जब सारा का सारी पावर गवर्नमेंट के पास होगी तो गवर्नमेंट ने जो भी अधिकारी चुन रखे हैं वो ज्यादा करप्ट होंगे। अब ऐसी व्यवस्था में ध्यान से समझो भाई, कम्युनिज्म को जब मैं ये बोलूंगा मैं कम्युनिज्म लेकर आऊंगा तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये व्यवस्था सुनने में बड़ी सुंदर है। फिर मैं जब लेकर आया तो मैंने बोला कि भी मैं हूं यहां का डिक्टेटर, मैं कम्युनिज्म व्यवस्था को इंप्लीमेंट करूंगा। बट इस व्यवस्था को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने सरकार को दे दी पावर। अब ऐसी व्यवस्था लागू जब होगी जब सरकार हद से ज्यादा पावरफुल होगी, अदरवाइज कौन करेगा भाई काम? जिसको जरूरत के हिसाब से तो दाम है और जो उसकी एबिलिटी के अनुसार काम, कोई करके खुश होगा? नहीं होगा। सरकार जब पावरफुल होगी, सरकार मेरे पास कॉल करेगी कि भाई 5,000 में ही पढ़ाना बस, मैं कहूंगा सर गलत बात है ये, तो गलत नहीं, फिर आओ तो फिर जेल में। सरकार ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, जो हमने कम्युनिज्म में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। अगर ज्यादा सरकार पावरफुल होगी तो उतने ही कम पावरफुल होगी जनता। ये वीकनेसेस हैं भाई वन पार्टी सिस्टम की।
वन पार्टी सिस्टम हम कम्युनिज्म में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि कम्युनिज्म को जब भी लागू करने की कोशिश इस संसार में करी गई है तो वन पार्टी सिस्टम के थ्रू करी गई है। आज भी हम एक आइडियल सिस्टम डेवलप करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं जिससे हम कम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकें अपने एरिया में, अपने देश में। ठीक है, तो इसलिए हमने वन पार्टी सिस्टम की भी बात करी। अब देखो, कम्युनिज्म आपने देखा फेल्योर है। संसार के बहुत थोड़े देश जिनको हम ऐसे उंगलियों पे गिन सकते हैं वहां पे है कम्युनिज्म सिस्टम आज भी। जैसे नॉर्थ कोरिया है, भाई चाइना है, यूएसएसआर है, या यूएसएसआर नहीं सॉरी रूस है, क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब हो गया था, 1991 में। 1991 के बाद यूएसएसआर क्या है, रूस। ठीक है, 15 देशों में ये डिवाइड हो गया था। अब ये फेल्योर है जब कुछ देशों में है ये व्यवस्था, 200 प्लस देशों में से कुछ देशों में ये है, बाकी सारे देश डेमोक्रेसी हैं, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से सफल नहीं है। और जब आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी तो आपको ऐसा भी लगा था भाई ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए, सब बराबर हो, कोई जात पात ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, जाति के, धर्म के, धन के आधार पे लोगों में बंटवारा ना हो। तो वैसे तो बोलने में बड़ी अच्छी है, पर फिर भी ये व्यवस्था सफल क्यों नहीं हो पाई, उसके कारण हम देखेंगे। नो प्रॉपर गवर्निंग सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, सो यहाँ पे कोमा है, कोई भी गवर्निंग सिस्टम हम डेवलप नहीं कर पाए। जैसे एक गवर्निंग सिस्टम था वन पार्टी सिस्टम, उसके भी आपने देखा कि वो एक बहुत अच्छा गवर्निंग सिस्टम आप नहीं बोल सकते जब लोगों के पास अधिकार नहीं होंगे। ध्यान दो भी, सरकार होती है लोगों की, लोगों के अनुसार, अगर वो ऐसा नहीं है तो सरकार ठीक नहीं है। ठीक है, तो एक गवर्निंग सिस्टम को हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, तो इससे क्या होगा, पावर वैक्यूम पैदा होगी। पावर वैक्यूम का मतलब जब प्रॉपर तरीके से हमें ये नहीं पता भी कम्युनिज्म को कैसे लागू करें, सरकार इसमें होती नहीं। अगर हम पहले पेज की बात करें तो वहां पे कोई ऐसा लिख रखा था ऐसी सरकार होगी, नहीं। जब सब बराबर हैं, मान के चलो कोई सरकार नहीं है, उसी आधार पे पहले पेज वाली बात करो, कोई क्लास नहीं, कोई स्टेट नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, तो ऊपर कौन होगा, कौन ऐसा, कोई तो ऐसा हो जो ये चेक करे भी सही है या नहीं। तो क्या होगा, पावर वैक्यूम बनेगा, क्योंकि कोई पावरफुल तो है ही नहीं, सब बराबर है, तो एक पावर के लिए वैक्यूम बन गया, पावर वैक्यूम। जहां पावर वैक्यूम, उस पावर वैक्यूम को नॉर्मली कौन भर देता है, डिक्टेटर। मैंने देखा कि भी यहाँ पे 50 आदमी हैं, बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कोई आदेश देने वाला नहीं है। मैंने बोला कि भी तुम्हें कम्युनिस्ट व्यवस्था में शामिल करेंगे, कोशिश करके कम्युनिज्म हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। वहां पे कोई पावरफुल तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, खुद को किसी न किसी तरीके से पावरफुल बना लूंगा। जो पावर वैक्यूम बना था वहां, उसको भर दिया डिक्टेटर ने। ठीक है, तो पावर वैक्यूम जो ये है, सो डेवलपमेंट ऑफ पावर वैक्यूम गिव स्पेस फॉर डिक्टेटरशिप, ये क्या है, एक तानाशाह के लिए जगह बनाता है। नो मोटिवेशन, अब बात समझो भाई, अब मैं अभी बताया कि भी 5,000 रुपये सैलरी मिलेगी, तो काम करने की मोटिवेशन होगी मेरे में, तो मैं फिर क्या करूंगा, फॉर्मेलिटी करनी शुरू कर दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से जो मैं मेहनत करता हूँ उस हिसाब से अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आगे बढ़ने का मोटिवेशन नहीं होगा, तो मोटिवेशन नहीं होगा तो काम भी फिर क्या होगा, ऐसे ही खाना पूर्ति होगी या फॉर्मेलिटी होगी। तो लोगों के पास इस व्यवस्था में मोटिवेशन नहीं होता। नो इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट, ना लोग अपने में इम्प्रूवमेंट करते हैं, कोई इनोवेशन नहीं होता, कोई नई खोज नहीं होगी। क्यों करेंगे खोज जब हमें कुछ मिलना ही नहीं, भाई 5,000 रुपए की मेरी जरूरत है, वो ये पूरी होनी है बस, तो मैं क्यों अपने में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, क्यों इनोवेशन नहीं करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जब ये काम नहीं होंगी तो नो डेवलपमेंट, नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है। देश में है कंपटीशन, है भाई, अगर सब बराबर हों
तो कोई कंपटीशन होगा नहीं होगा। और जब ये सारी चीज नहीं होंगी तो उस देश का विकास कैसे होगा? तो कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म विचारधारा से शासित होने वाले देश लंबे समय में डेवलपमेंट से दूर हो जाते हैं। अब तुम बोलोगे जी चाइना तो डेवलपमेंट कर रहा है, भाई बिल्कुल कर रहा है। कारण क्या है? अगर आप उसकी अर्थव्यवस्था को पढ़ो तो उसकी अर्थव्यवस्था हमारे से भी ज्यादा दूसरे देशों के साथ जुड़ी हुई है। वहां पे सिर्फ नाम मात्र का है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म वन पार्टी सिस्टम है, बस ये मान के चलो। बाकी और लोगों से उनको ये मतलब नहीं है कि भाई उन्होंने लगभग प्राइवेटाइजेशन कर रखा है। वहां पे प्राइवेट सारा सिस्टम है, चीन में भी और यूएसएसआर में भी। जहां पे अगर ये प्रॉपर इंप्लीमेंट हो जाएगी ना, वहां पे डेवलपमेंट लंबे समय के लिए नहीं होगा। ठीक है, बताओ यहां तक समझ आया है? सिंपल सी है बात सारी की सारी। ये है भाई इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिज्म इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड। भाई जब ये कम्युनिस्ट सिस्टम या कम्युनिज्म सिस्टम फेल्योर है, इसका कोई फायदा नहीं है, फिर भी क्या इसका कोई महत्व है आज के समय में, ये बताना है। हमने देखा कि कम्युनिज्म प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया संसार में, और इंप्लीमेंट ना होने के कारण ये व्यवस्था एक फेल्योर है ना। गर्मी है, थोड़ा तुम्हें भी पानी पीते रहा करो भाई। तो एक घूंट और पी लेता हूं, ठीक है। सुनो, जब ये एक फेल्योर है एक हिसाब से, तो क्या प्रेजेंट डे में इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल है भाई। नॉर्मली आज डेमोक्रेसी है संसार में, अब उस डेमोक्रेसी में भी ऐसे प्रोविजन करने सरकारों ने शुरू कर दिए जो कम्युनिज्म जैसे हैं। प्रॉपर कम्युनिज्म नहीं हो सकता। अब क्या करना शुरू कर दिया? डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर सोसाइटी। क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा भाई किसी व्यक्तियों को जाति धर्म आदि के आधार पर डिवाइड नहीं करा जाएगा? क्या लिख रखा भाई किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उसकी जाति के आधार पे नहीं होगा ना, है ना ये बात? तो ये क्या है? ये सारा का सारा इस कम्युनिज्म विचारधारा से आया है। वेलफेयर सोसाइटी का मतलब होता है जब लोगों के कल्याण के लिए सरकार काम करती है। अब हम क्या कर रहे हैं? देखो, जो गरीब है उनको कोई कोटा व्यवस्था दे रखी है ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। बिल्कुल बराबर ना हो, बट उसके बाद भी सरकार अमीर और गरीब की खाई को दूर करने की क्यों कोशिश करती है? कम्युनिज्म विचारधारा के कारण। ठीक है, गरीबों की सहायता क्यों कर रही है? ताकि ये गैप खत्म हो कम से कम अमीर गरीब के बीच में। जो भी सोशलिस्ट ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनका जो समाजवादी नेचर है, सोशलिज्म के बारे में भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे भी। सोशलिज्म में और कम्युनिज्म में, कम्युनिज्म की हिंदी साम्यवाद, सोशलिज्म की हिंदी होती है समाजवाद। इन दोनों में क्या फर्क है इसको भी हम एक क्लास में देखेंगे। जो आज की जो लोकतांत्रिक सरकार है, उनका जो सोशलिस्ट नेचर है वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म विचारधारा के कारण आया है। आप देखोगे गरीबों के लिए फ्री हेल्थ, सबके लिए फ्री हेल्थ है, फ्री एजुकेशन है। तो ऐसा ही है ना भाई, सरकार जो भी काम करे सबको एक जैसा मान के कि भाई आप फ्री हेल्थ और एजुकेशन सबको फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। मजदूर हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, एससी हैं, एसटीज हैं, उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि क्या करें, ये जो मुख्य धारा है समाज की उसमें कहीं ना कहीं आए और अपना परफॉर्म करें। ठीक है, इक्वलिटी की बात देखिए, जस्टिस की बात देखिए, रिजर्वेशन की बात देखिए, ये सारी क्या है? कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, जो कम्युनिज्म है, वो विचारधारा को समाज में इगैलिटेरियन एक सोसाइटी के निर्माण की कोशिश सारे संसार में आज भी होती है। पूरी की पूरी एक जो बोलते हैं भाई शब्दस का मतलब है, जैसी कम्युनिज्म की डेफिनेशन है उसको हम प्रॉपरली
इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट उसके बाद भी क्या कोशिश करी जा सकती है कि इगैलिटेरियन सोसाइटी की, ताकि लोगों के बीच में भेदभाव को हम समाप्त भले ही ना कर सके पर मिनिमम जरूर करने की कोशिश हो। मिनिमम वेजेस कि भाई कोई भी काम कर रहा है तो कम से कम एक मिनिमम सैलरी डिसाइड करी गई है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसी के कारण किसानों के ऑर्गेनाइजेशन, महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, टीचर्स के ऑर्गेनाइजेशन है ना। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, अपने जैसे किसानों का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, किसान संगठन है, वो किसानों के वेलफेयर की कोशिश करेगा, किसानों के लिए अपनी जो उनकी मांगों को सरकार के सामने रखेगा और उनको मनवाने की कोशिश करेगा ताकि किसानों का भला हो सके। नो प्रिविलेजेस, क्या किसी को विशेष अधिकार है? आर्टिकल 14, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे वो किसी भी पद पे हो। तो विशेष अधिकार अब नहीं है लोगों को। नो इनहेरिटेंस ऑफ पावर, इनहेरिटेंस ऑफ मनी तो है, मैंने कमाया तो मैं बच्चों को दे जाऊंगा, पर नो इनहेरिटेंस ऑफ पावर का मतलब अगर मेरे पास शक्ति है, मैं किसी पद पे हूं, तो उस पद को अपने बच्चों को नहीं देगा जा सकता। प्राइम मिनिस्टर हूं तो अपने बच्चों को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। मनी का इनहेरिटेंस है, पावर का इनहेरिटेंस नहीं है। क्लासलेस सोसाइटी, आज भी हम क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं भाई, ताकि जाति, धर्म, पंथ, इन सारी चीज़ों का लोगों पे प्रभाव ना पड़े, लोगों को डिवाइड करके ना देखा जाए भी ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये इस वर्ग का है, ये गरीब है, ये अमीर है। ठीक है, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनिज्म। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा भाई, कम्युनिज्म विचारधारा होती क्या है? व्हाट इज कम्युनिज्म आइडियोलॉजी? वर्तमान में इस विचारधारा को प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, उसके बाद भी डेमोक्रेसी ही एक ऐसा तरीका है जो कम्युनिज्म को लागू कर सकती है कुछ अर्थों में। क्योंकि हमें पता है, देखिए पहले तो हमने कम्युनिज्म की डेफिनेशन लिखी, उसमें नहीं बता रखा था भी सिस्टम कैसे इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा। तो जो पावर वैक्यूम बनी थी वो किसने? डिक्टेटर्स ने उसको भरा था। वैक्यूम का मतलब होता खाली स्थान। बट आज भी अगर हमें कम्युनिज्म सिस्टम को सही अर्थों में लागू करना है, बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी समाप्त नहीं हो सकती, बिल्कुल क्लास जो गरीब और अमीर के बीच का गैप बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता, पर ये क्या हो सकते हैं? ये मिनिमम हो सकते हैं। ठीक है, और वो जो मिनिमम करना है, ये सारी जितनी भी अनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है, जो भी लोगों के बीच डिवीजन के कारण है, उनको हम समाप्त नहीं कर सकते, बट उनको मिनिमम करा जा सकता है। और मिनिमम करने का जो प्रॉपर तरीका होता है डेमोक्रेसी से ही वो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये है, यही ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है भाई, कम्युनिज्म क्या है और इसको इम्प्लीमेंट अगर आज हमें करना हो तो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? भाई डिक्टेटरशिप भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वन पार्टी सिस्टम भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट रहेगी? वो भी डेमोक्रेसी ही रहेगी। ठीक है, ठीक है भाई, समझ आया है? अगर कंप्लीट किसी ने क्लास देखी है तो कमेंट जरूर करना भाई सही थी या नहीं थी। इसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करनी है। और ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है कि भाई एक और क्वेश्चन ऐसा लिख लो कि भाई डेमोक्रेसी ही एक ऐसा तरीका है, डेमोक्रेसी इज द वे टू इंप्लीमेंट कम्युनिज्म। ठीक है, डेमोक्रेटिक तरीकों से ही हम कहीं ना कहीं साम्यवादी विचारधारा को लागू कर सकते हैं। साम्यवादी विचारधारा में ये ध्यान रखना है, जो बिल्कुल जो गैप है, जो डिवीजन, उनको समाप्त करने की जो कोशिश करी गई है वो पॉसिबल नहीं होती, उसको मिनिमम करा जा सकता है। ठीक है, तो करोगे सारे? थैंक यू, बाय। नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ यूपीएससी के लिए।